हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए अकाउंटिंग थ्योरी। एकदम प्री एग्ज़ाम मैराथन समझ लो इसको। वन शॉट में बिल्कुल जितनी अकाउंटिंग थ्योरी चैप्टर 1 की है वो सारी हम लोग कर लेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थ्योरी से आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, और कौन कौन से टॉपिक तुम्हें खास करके पढ़ के जाना है। इससे ही थ्योरी आते हैं, लगभग 70% चांस है कि इससे ही थ्योरी आएंगे। ये नोट्स मैं नीचे टेलीग्राम पे दे दूंगा। मैं बोल रहा हूँ 70% चांस है क्योंकि आईसीआई बहुत कुछ नया भी ट्राई कर रहा है। तो अगर तुम्हारी किस्मत ख़राब हुई तो भाई वो 30% वो कहीं बाहर से भी दे सकता है, बट चांसेस हैं ज़्यादा इससे आए क्योंकि सारे टॉपिक चैप्टर 1 की जितने थ्योरी है वो सब मैंने कवर कर लिया है। एंड मैं बता देता हूँ जो चैप्टर के थ्योरी आते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री, व्हाट इज़ इन्वेंट्री, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने वन शॉट सारे चैप्टर की डाला हुआ है। तो उसमें मैंने वन शॉट कराने से पहले समझाया है कि वो इन्वेंट्री है क्या, ऐसा मैंने डिफाइन किया है। तो तुम उससे कर सकते हो कि मीनिंग जान जाओ, उसके आंसर तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। इसमें तुम अपने हिसाब से बना कर लिख सकते हो क्योंकि ये लॉ नहीं है कि तुमको एकदम लॉ की लैंग्वेज लिखनी होगी। इसमें तुम अपना लैंग्वेज जो तुम नॉर्मली यूज़ करते हो वो तुम यूज़ कर सकते हो। मार्क्स मिलते हैं, स्टेप मार्किंग भी है, थोड़ा भी सही होगा तो भी मार्क्स मिलेगा। तो टेंशन वाली बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहला, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का डिफिनेशन AICPA देता है। AICPA क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। वो डिफाइन करता है अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइज करने का सिग्निफिकेंट मैनर में, और वैसे ट्रांजैक्शन को जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के एंड रिजल्ट को फिर इंटरेस्टेड यूज़र के साथ कम्युनिकेट करने। इंटरेस्टेड यूज़र कौन कौन होते हैं? जो जो लोग कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे इन्वेस्टर हो गए, मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद फिर बैंक वाले जो लोन देते हैं, वो सब इंटरेस्टेड यूज़र कहलाएंगे। अब क्वेश्चन आ सकता है सबसे पहला, अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग, और ये आया भी है मई में, शायद तुम्हारा मई 2024 में ही ये क्वेश्चन आया है। तो आ सकता है। तो देखो, बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग बेस है। इसमें रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग होता है। उसके बाद का जो काम है वो अकाउंटिंग होता है। यानी बुक कीपिंग छोटा है, अकाउंटिंग बड़ा है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है, अकाउंटिंग वाइडर टर्म है। अब क्या इतना सा लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा? देखो, अगर 4 नंबर का हुआ तो भाई इतना हम लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा, 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। बट अगर तुमको 4 में 4 चाहिए तो इसके लिए तुमको करना क्या होगा? एक बार टॉपिक मैंने बता दिया है, यहाँ मैं समझा भी रहा हूँ, तुम्हें बस मॉड्यूल में वो टॉपिक उठाना है और एक बार बस रीडिंग मारने बोल रहा हूँ, रटने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग मारो, वहीं पर तुमको माइंड में वो चीज़ आ जाएगा, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में। और जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तो तुम अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो, वहाँ पर तुम लिख सकते हो। मैं तुम्हें यहाँ समझा रहा हूँ, टॉपिक भी दे रहा हूँ, तो तुम्हें पूरी मॉड्यूल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। टॉपिक उठाओ, अगर नई मॉड्यूल में टॉपिक मिलता है तो गूगल पे सर्च कर लो, ईजिली है, बस पढ़ लो, 10 लाइन उसके बारे में पढ़ लो, फिर एग्जामिनेशन में 10 में से 5 भी याद रहे तो लिख दो। एज सिंपल एज दैट। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग दो तरीके की होती है, एक कैश बेसिस, एक अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस में वैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो कि कैश में या तो पेड हुए या रिसीव हुए, यानी कि मैंने पैसा दिया या मेरे को पैसा रिसीव हुआ, तब ही मैं लिखूंगा कैश बेसिस अकाउंटिंग में। अगर कोई इनकम आने वाली है या फिर लाइबिलिटी मेरे ऊपर चढ़ गई है बट मैंने अभी तक पे नहीं किया, यानी कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, वो ट्रांजैक्शन मैं इंटर ही नहीं करूंगा। दूसरा, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है? तब रिकॉर्ड होगा जब वो ड्यू होगा, यानी पेमेंट हुआ या ना हुआ, नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्यू हो गया मैं उसकी एंट्री कर दूंगा। यानी कैश बेसिस में कैश मैटर करता है, अक्रूवल बेसिस में कैश मैटर नहीं करता है। अब इसे देखो, इतना सा लिखोगे तो 4 नंबर का, अगर ज़्यादा नंबर 2 नंबर का हुआ तो ठीक है, वो 1 नंबर 1.5 नंबर आधा मार्क्स काट के ही देता है आईसीआई, वो ठीक है। बट अगर 4 नंबर का हुआ तो 4 नंबर का क्वेश्चन में अगर तुम ऐसे 4 लाइन लिखोगे तो थोड़ा आईसीआई मार्क्स कम देगा। तो इसलिए बस मॉड्यूल से टॉपिक उठाओ, एक बार रीडिंग मार लो, और तुम्हें पूरा रटने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया है, बस उसे कन्वर्ट करके थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह लिख देना, और क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? देखो, सबसे पहला मेन एम क्या होता है अकाउंटिंग का? फाइनेंशियल सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना और फाइनेंशियल पोजीशन जो है कंपनी का वो डिटरमाइन करना। तो उस फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एंड उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं, ये एग्जाम्पल्स कुछ हुए। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला, वो अंडरस्टेबल होना चाहिए, यानी कि समझने लायक होना चाहिए।
उसके बाद रेलेवेंस होना चाहिए, कंपनी के रिलेटेड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, यानी कंपनी दूसरे लोग उस पर भरोसा कर सके। फेक फाइनेंशियल पोजीशन, तुम अपने एसेट को बढ़ा के दिखा रहे हो, ये तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें रिलायबल होना पड़ेगा, रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा, ताकि जो आउटसाइडर तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे के इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भरोसा कर सके। फिर उसके बाद कंपेयर करने लायक होना चाहिए, यानी तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि हम चाहें तो दूसरी कंपनी से भी कंपेयर कर सकें, तुम्हारी कंपनी के ही पास्ट परफॉर्मेंस अगर कंपेयर करना चाहें तो हम कंपेयर कर सकते हैं, तो ऐसा होना चाहिए। उसके बाद फिर मटेरियलिटी होना चाहिए, यानी कि उसमें इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होने चाहिए जो कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। उसका कंप्लीट होना चाहिए, इन्हें कि आधा अधूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम बनाकर पब्लिश कर रहे हो, नहीं, पूरा कंप्लीट होना चाहिए, इन डिटेल होना चाहिए। अब देखो इसका क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें अगर तुम सिर्फ पॉइंट लिखोगे तो तुम्हें मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे, बट मिलेंगे। तो इसमें करना क्या है, पॉइंट तुम्हें याद है, बस इसमें जो मैंने बताया उसी को बस 2 लाइन में लिख लेना है एग्जाम में, बस हो गया। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिखो, देखो 4 नंबर में तुमको 3.5 मिल जाएगा एग्जामिनेशन में ईजिली। फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस पर क्वेश्चन आ सकता है एंड बहुत बार आया भी है। तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, कोई अगर हम खर्चा कर रहे हैं जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सपोज करो मैंने कोई खर्चा किया एसेट के एक्वायर के लिए, तो एसेट से मेरा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया, तो वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। वहीं अगर बात करें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का, जो हम नॉर्मल कोर्स में कर रहे हैं, मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ एक किसी की बिल्डिंग पे लेकर, तो उसमें मैं रेंट दे रहा हूँ, क्या रेंट देने से मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है? नहीं, वो मेरा नॉर्मल कोर्स में रेगुलर चल रहा है, वो रिकरिंग होता है, यानी रेगुलरली होते रहता है। बट नॉन रिकरिंग होता है एक्सपेंडिचर वाला, कौन वाला? कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला। तुम बार बार हर महीना क्या एसेट खरीदते हो? नहीं, तो ये नॉन रिकरिंग होता है, बट रिवेन्यू जो है रिकरिंग होता है। फिर आते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट एसेट, एक साथ समझो। देखो मान लो मैंने पास्ट में कुछ किया, सपोज करो मैंने कोई गुड्स बेचा, ठीक है, और मैंने खराब गुड्स बेचा। उसके बाद फ्यूचर में आकर जिसको मैंने गुड्स बेचा, फ्यूचर में मैंने 2 महीने पहले बेचा, आज 2 महीने के बाद कोई आदमी गुड्स लेकर आया, कोर्ट में केस कर दिया कि ये खराब गुड्स बेच रहा है, और कोर्ट में केस होने के कारण मैं हार गया और मेरे को उसको कंपनसेशन क्लेम करना, कंपनसेशन देना पड़ा। उस सिचुएशन में मेरे ऊपर लायबिलिटी आई, वो लायबिलिटी मेरे को पता नहीं था कि वो आएगी, बट वो मेरे पे आ गई क्योंकि फ्यूचर में कुछ अनसर्टेन हुआ पास्ट परफॉर्मेंस के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट ऑफ विच विल बी कन्फर्म ओनली बाय द ऑकुरेंस और नॉन ऑकुरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ इंटरप्राइज। और एक बात यहाँ ध्यान रखना कि ये इंटरप्राइजेस के कंट्रोल में नहीं है, वो केस नहीं करे, क्या ये मेरे कंट्रोल में? नहीं, मैं केस हार जाऊं या जीतूं ये क्या मेरे कंट्रोल में? नहीं है, जो होगा वहाँ कोर्ट में डिसाइड होगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक इसी तरह एसेट्स भी होता है, मान लो वो केस झूठा था और मैं जीत गया, उल्टा मेरे को कंपनसेशन मिल गया, तो मेरा एसेट बढ़ गया। तो भाई मैंने क्या वो एसेट सोचा था बढ़ेगा? नहीं, वो अचानक से आया, तो उसको कंटीजेंट एसेट बोलते हैं। मैंने यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, ये पूरा डिफिनेशन है, तुम इसमें और 2 पॉइंट ऐड कर सकते हो, एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो एग्जाम में। फिर आते हैं प्रोविज़न। प्रोविज़न क्या हुआ? जब तुम अपने एसेट्स का वैल्यू कम करते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोविजंस, यानी एसेट का हर साल वैल्यू घटाते हो, उसके लिए तुम पहले ही प्रोविज़न में डाल लेते हो खर्चा, एज ए खर्चा, ठीक है, जैसे कि डेप्रिसिएशन तुम्हारा। फिर अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है? देखो अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि यूज्ड होते हैं प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी किस पॉलिसी से, किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल से हमको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, वो पता करने के लिए हम लोग क्या ऑप्ट करते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी। और अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, तो कब कब मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी जो एडॉप्ट करेंगे हम लोग, अकाउंटिंग पॉलिसी जो अडॉप्ट करेंगे, तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले मटेरियलिटी होना चाहिए, यानी कि उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए जिससे इन्वेस्टर जो है इन्फ्लुएंस हो सकता है, जो चीज़ इन्फ्लुएंस कर सकता है इन्वेस्टर को, इन्वेस्टिंग को, वो चीज़ के बारे में जानकारी देना होगा। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करना है। दूसरा सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और तीसरा प्रूडेंस। ये 3, प्रूडेंस को कन्वर्टिज्म भी बोलते हैं, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इन 3 चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, यहाँ बात समझो, इन 3 को ध्यान में रखते हुए हमें अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करना है।
फिर आते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब मान लो अकाउंटिंग पॉलिसी हमने कुछ और सेलेक्ट किया, अब हमें चेंजेस करने हैं। तो क्यों चेंजेस करने हैं, उसके 3 रीज़न है। सबसे पहला, लॉ बोलता है कि भाई उसको चेंज करो। दूसरा, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ हमको कंपाइल करना है, इसलिए हमको चेंजेस करना पड़ रहा है। एंड तीसरा, कोई अच्छे तरीके से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर पाएँ, इस कारण से हम भी चेंज कर सकते हैं। ये 3 कंडीशन से हम चेंज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसको तुम पॉइंट में 2-2 लाइन लिख सकते हो। मॉड्यूल एक बार रीड मार लेना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अब आते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सबसे ज़्यादा यहीं पर टाइम लगेगा। बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं तुम्हारे बुक में, मॉड्यूल में। तो वो सारे कॉन्सेप्ट के मैंने 2-3 लाइन में एक्सप्लेनेशन लिखे हैं। एक बार मॉड्यूल से बस रीडिंग मारना, या गूगल से भी तुम देख सकते हो। एक बार खाली बस पढ़ लेना कि अगर 4 नंबर का आएगा तो थोड़ा तुम उसमें मटेरियल लगा सको, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये क्या बोलता है, लॉ में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मैंने पढ़ा है, बस वही वाला बात बोलता है कि बिजनेस बिजनेस और मेंबर दोनों अलग अलग हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो तुम्हें लॉ में पता है कि व्हाट इज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, तो तुम वहां से भी थोड़ा 1-2 पॉइंट ऐड कर सकते हो भाई, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। फिर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होगा। फिर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये क्या बोलता है, अज्यूम किया जाता है कि बिजनेस कंटिन्यू होगा इनडेफिनिट पीरियड के लिए, यानी बिजनेस बन ही रहा है इनडेफिनिट पीरियड के लिए। अब ये किस चीज़ से मैच कर रहा है मैं बताऊं, ये लॉ में तुमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा होगा, परपेचुअल सक्सेशन, मैंने ही पढ़ाया है वन शॉट। अगर तुमने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देखो, उसमें लिखा है परपेचुअल सक्सेशन, यानी एक मेंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट कंपनी चलती थी, चलती है, चलती रहेगी। जैसे मैंने टाटा का एग्जांपल दिया, टाटा ग्रुप्स का, उसी तरह बस गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि भाई देखो, बिजनेस अज्यूम किया जाता है कि वो इंडेफिनिट पीरियड तक चलेगा, एंड उसका वो बंद तभी होगा जब पेपर पे उसको हम लोग बंद करेंगे। फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। ये एक सिंपल बात बोलता है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि वैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो जिसका वैल्यू हम मनी में निकाल सके, वैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो। बाकी कोई ट्रांजैक्शन जिसका वैल्यू मनी में नहीं निकल सकता उसको रिकॉर्ड करना ही नहीं है। अब इसके लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है, कुछ कुछ होते हैं नॉन मॉनेटरी जो कि मनी में कन्वर्ट ही नहीं हो सकते, मतलब मनी में उनकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है, बट वो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि मोटिवेशन लेवल, हो सकता है एक कंपनी के एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, वहीं दूसरे कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भैया देखना ही नहीं है उनको, कॉन्फ्लिक्ट है, मोटिवेशन है, उस सबसे फर्क नहीं पड़ता, वो लोग मॉनेटरी टर्म में नहीं आ सकते तो उनको कंसिडर्ड ही नहीं करना है। बट क्या वो इफेक्ट कर रहा है बिजनेस को, हाँ वो इफेक्ट कर रहा है बिजनेस में। कोई कंपनी में अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वहाँ काम बहुत स्लो होगा एज कम्पेयर टू जहाँ मोटिवेशन लेवल ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये इफेक्ट कर रहा है बिजनेस को, बट मनी मेजरमेंट इसको बोलता है कि इसको कंसिडर्ड ही नहीं करना है। फिर आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है, ये देखो ये लिंक है इससे, ये लिंक है गोइंग कॉन्सर्न से, अकाउंटिंग पीरियड। अब गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि देख भाई, बिजनेस इनडेफिनिट पीरियड तक चलेगा, यही बोलता है, बट क्या तुम इनडेफिनिट पीरियड के बाद तुम प्रॉफिट निकालोगे, नहीं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई चल बिजनेस इनडिफिनिट पीरियड तक चलेगा, समझता हूँ, बट इनडिफिनिट पीरियड पे तुम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। पता कैसे चलेगा कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है, तो इसलिए बोला गया है कि इसके इनडिफिनिट लाइफ को स्मॉलर पीरियड, जिसको बोलते हैं 1 ईयर, स्मॉलर पीरियड 1 ईयर में तोड़ दो और उसका परफॉर्मेंस मेजर करो हर 1 साल पे, जो कि हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करो कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। फिर आता है ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, ये क्या बोलता है, सारे ट्रांजैक्शन के 2 इक्वल इफेक्ट होंगे, यहाँ ध्यान रखना, इक्वल, 2 इफेक्ट तो होंगे एंड 2 इक्वल इफेक्ट होंगे। जैसे कि हम मान लो मैंने कोई पैसा इन्वेस्ट किया, तो बैंक अकाउंट में मेरे कंपनी में पैसा आएगा और कैपिटल में मेरे को मिलेगा, तो यहाँ 2 डुअल इफेक्ट है। मैंने पैसा लगाया तो भाई यही एंट्री ना होता है, बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक में पैसा आया और मेरे कैपिटल अकाउंट में दिखाया गया, तो 2 इक्वल इफेक्ट है, जर्नल नॉर्मल जर्नल है। फिर बात करते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये क्या बोलता है, जो एसेट तुम लोग खरीद रहे हो कंपनी का,
वो सारा एसेट जो है रिकॉर्ड होगा परचेज कॉस्ट पे, एंड सेम विल बी रिड्यूस बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी कि एसेट का अभी मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है, इग्नोर मार्केट वैल्यू। और यही तो लिमिटेशन है कॉस्ट कॉन्सेप्ट का। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है क्या, जितने में तुमने एसेट परचेस किया वही वैल्यू तुम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह में दिखाओगे, एसेट में दिखाओगे कंपनी के। मार्केट वैल्यू से तुमको फ़र्क नहीं पड़ता, एंड तुम उसका वैल्यू कम कर सकते हो एसेट का डेप्रिशिएशन की मदद से। तो यहाँ पे कोई तुमको मान लो कोई एसेट अभी मार्केट वैल्यू में बहुत ज़्यादा दाम का है या बहुत कम का है, तो भाई, और जब तुमने ख़रीदा था तो वो बहुत ज़्यादा दाम का था, अभी बहुत कम दाम का है, तो यहाँ थोड़ा मिसमैच होता है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन ही है कि मार्केट वैल्यू को ये इग्नोर करता है। तो अगर तुम एग्जामिनेशन में आए तो बस इसी तरह तुम्हें पॉइंट में लिखना है। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट ये क्या बोलता है, रिवेन्यू कंसिडर तब होगा जब ऑब्लिगेशन टू रिसीव पेमेंट इज अराइजेज। यानी कि पेमेंट मिला ना मिला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारा ऑब्लिगेशन आ गया है कि तुमको अब पेमेंट मिलना है। सपोज़ करो मैंने अपने घर को रेंट पे लगाया और मेरा रेंट का मंथ आ गया, बट अभी तक मेरे को रेंट मिला नहीं है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि तुम अपने रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लो, कंसिडर कर लो, क्योंकि ऑब्लिगेशन आ गया है, एंड ऑब्लिगेशन आ गया है। अब पेमेंट मिली नहीं मिली इससे अभी फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे ही ऑब्लिगेशन आया तुम अपने रिवेन्यू को कंसिडर कर लो। फिर आते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है, जो कॉस्ट इंकर्ड हुआ है ऑन रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंसेस इन द पीरियड व्हेन रिवेन्यू रिकॉग्नाइज। मान लो मैंने कोई खर्चा किया रिवेन्यू कमाने के लिए, रिवेन्यू अर्न करने के लिए, तो उस कॉस्ट को हम लोग खर्चा मानेंगे, एक्सपेंसेस मानेंगे। एंड किस साल एक्सपेंसेस मानेंगे, जिस साल रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। यानी दोनों साथ साथ है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होंगे जब वो टेक प्लेस होंगे। अक्रूअल वही कैश वाला बात है, सिंपल सा। फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो कि मैंने वहाँ बोला था कि यहाँ आने वाला है, इसको पहले देख लो। कन्वर्टिज्म अप्रोच या कंजर्वेटिज्म स्टेट ऑफ माइंड बोलते हैं। कंजर्वेटिज्म अप्रोच और कंजर्वेटिज्म स्टेट ऑफ माइंड बोलते हैं, ठीक है। अब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। इसमें क्या सिंपल बात बोलता है कि देखो जितने भी तुम्हारे लॉसेस होने वाले हैं फ्यूचर में, उनको तुम अभी रिकॉग्नाइज कर लो, उसको अभी ही मान के तुम चलो आगे। बट जो भी तुम्हारा फ्यूचर में इनकम आने वाला है उसको रिकॉग्नाइज मत करो। इन सिंपल बोलता है कि भाई होशियार बनो, कोई खर्चा अगर फ्यूचर में होने वाला है तो उसको अभी से रिकॉग्नाइज करके चलो, उसके लिए प्रिपेयर रहो। बट अगर कोई इनकम होने वाला है तो उसके लिए प्रिपेयर मत हो, समझे। रियल लाइफ में भी लोग क्या करते हैं कि भाई बुरे से बुरे वक्त के लिए प्रिपेयर रहते हैं कि हाँ ये टाइम ये बुरा हो सकता है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। क्या अच्छे वक्त के लिए प्रिपेयर रहते हैं कभी, क्या अच्छा वक्त आएगा मैं ये तैयार हूँ? नहीं, लोग बुरा ही सोचते हैं कि हाँ भाई ये अगर होगा तो मैं इसके लिए प्रिपेयर हूँ। बट कभी अच्छा के लिए तुम लोग कंसिडर नहीं करते हो, क्योंकि अच्छा होगा तो भाई हो जाएगा। तो इसलिए वही बात बोलता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। फिर आता है मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है, फाइनेंशियल स्टेट में सारी बात डिस्क्लोज करना है जो कि मटेरियल है। मटेरियल होता क्या है, वैसा आइटम जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है इन्वेस्टर के डिसीजन को, इन सिंपल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है, फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस। यानी अकाउंटिंग जो है फ्री होना चाहिए पर्सनल बाइस से। यानी मैं अपना फ़ायदा देखकर अपना मतलब पर्सनल उसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ। हर बिजनेस डॉक्यूमेंट को एक एविडेंस से होगा, मतलब मैं अपने हिसाब से अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर सकता क्या, नहीं करना चाहिए, इन सिंपल ऐसा। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये क्या बोलता है, अंडरस्टेबल होना चाहिए रिपोर्ट, ऐसा होना चाहिए समझ में आए भाई, ऐसा कुछ बना मत देना कि भाई आदमी को समझ ही नहीं आ रहा है। फिर कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ये क्या बोलता है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस जब एक बार अडॉप्ट कर लोगे, मान लो तुमने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर ली और सेलेक्ट कर ली, तो अब उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। ये नहीं कि पहला साल ये कर रहे हैं दूसरा साल ये कर रहे हैं, नहीं, कंसिस्टेंसी अप्लाई करो। क्यों करने बोलता है, ताकि कंपैरिजन में मदद होगा, तुम्हारा प्रीवियस ईयर में कैसा था, करंट ईयर में कैसा है, इस चीज़ को कंपेयर करने में तुम्हारा हेल्पफुल होगा अगर तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे तो।
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुम्हें मॉड्यूल से एक बार पढ़ के ही जाना है, सबसे पहला सब्सिडरी बुक वाला, सब्सिडरी बुक, इसके टाइप एंड इसके एडवांटेजेस, ठीक है, एक बार रीडिंग मार लेना। कैश बुक, पैटी कैश बुक एंड इसके डिफिनेशंस वगैरह एक बार खाली देख लेना, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर ये वैसे मैंने करवा दिया है, जब मैंने रेक्टिफिकेशन का वन शॉट करवाया था तो उसमें मैंने सारे टाइप्स समझाए थे, तो तुम अगर तुमने वो देखा है तो भाई तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो, बट अगर नहीं देखा है तो भाई मॉड्यूल में एक बार देख लेना, मॉड्यूल से रीडिंग मार लेना। फिर इन्वेंट्री क्या है उसका डिफिनेशन, मैथड ऑफ कंप्यूटेटिंग इन्वेंट्री, ठीक है, 4 मेथड थे इन्वेंट्री के कंप्यूट करने के लिए, वो सब कुछ एक बार देख लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसेंटली एग्जाम में आया है, पीरियोडिक इन्वेंट्री वर्सेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। बस इतना ही था थ्योरी में। एंड मैंने जैसे बोला 70% चांसेस है इसी से आएंगे, अब 30% भाई तुम्हारी किस्मत पे डिपेंड करता है और आईसीआई के मूड पे। सो मैं ये अभी नोट्स डाल देता हूँ, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो नीचे लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।